अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिएटिव बाबर एंड वेलकम टू डे 46 ऑफ 365 डेज कोडिंग चैलेंज एंड वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोर्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही बड़ा टॉपिक कवर करने वाले हैं, लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। जब भी आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट को ओपन करते हो या आप कोई भी ऐसी वेबसाइट ओपन करते हो जिसके ऊपर आपने पहले कोई भी चीज़ विजिट की थी, अगेन आपके पास उस तरह की डिटेल शो हो रही है, या आपने ऐड टू कार्ट किया और आपने चेकआउट नहीं किया, अगेन आप ब्राउज़र ओपन करते हो, उस वेबसाइट को ओपन करते हो, तो आपको कार्ट सेक्शन के अंदर सेम उसी तरह से प्रोडक्ट लगी हुई नज़र आती हैं और वो डाटा आपने डाटाबेस के अंदर भी स्टोर नहीं किया। उस डाटा को हम स्टोर करते हैं या तो लोकल स्टोरेज में या हम स्टोर करते हैं सेशन स्टोरेज में। अब सबसे पहले हम देखेंगे लोकल स्टोरेज। हमारा जो ब्राउज़र है, क्रोम है, सफारी, फायरफॉक्स, कोई भी है, उसके अंदर एक बिल्ट इन मेमोरी होती है जो हर ब्राउज़र हमें प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर यूज़र की डिटेल, नेम, पासवर्ड, इसके अलावा कोई और डिटेल्स हैं वो हम सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होती है सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज हमारे पास इतनी देर के लिए होती है जितनी देर के लिए हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं। जिस तरह से हम अगर कोई वेबसाइट ऐसी ओपन करते हैं, अगर हम उसके ऊपर 10 मिनट बिताते हैं और हमने लॉगिन किया हुआ है तो 10 मिनट तक वो हमें लॉगिन रखेगा। जैसे हम ब्राउज़र क्लोज करेंगे अगेन हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो उसे बोलते हैं सेशन स्टोरेज, कि एक सेशन के अंदर आपने जितना ऊपर टाइम बताया उसके अंदर आपने जो चीज़ें वहाँ पे स्टोर करवाई वो डाटा आपके पास स्टोर रहेगा। लेकिन जैसे आप सेशन छोड़ेंगे फ़ौरन उसके बाद आपका जो डाटा है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोकल स्टोरेज के अंदर आपने डाटा एक दफ़ा स्टोर करवा दिया, फिर आपने उस डाटा को मैनुअली रिमूव करना है। जिस तरह से आप टू डू ऐप बना देते हो, या इसके अलावा आप बना देते हो कोई ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, तो उसके अंदर आपका जो डाटा है वो लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर होता है। तो हम अब प्रैक्टिकली देखेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा किस तरह से स्टोर होता है और सेशन स्टोरेज के अंदर डाटा किस तरह से स्टोर होता है, किस तरह से अपडेट होता है, डिलीट होता है और अपडेट होता है। इसके अंदर कंप्लीट हम करंट ऑपरेशन सीखेंगे, लोकल स्टोरेज के साथ भी और सेशन स्टोरेज के साथ भी। सो लेट्स स्टार्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज़ आपने जब लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवानी है तो सिंपली आपने लिखना है लोकल स्टोरेज, फिर उसके बाद लिखना डॉट सेट आइटम, ये इसका डिफ़ॉल्ट मेथड है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे देने प्रिंसेस, फिर इसको देनी है आपने की नेम स्टोर करवाना, तो यहाँ पे मैं दूंगा नेम, फिर यहाँ पे दूंगा मैं डबल कोलन, फिर यहाँ पे दूंगा इसको मैं वैल्यू बाबर, इसको यहाँ पे मैं सेव करूँगा। मतलब इसको हम यहाँ पे देंगे कॉमा, नॉट दिस वन, कॉमा देंगे। इसको अब चेक करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास ये स्टोरेज वाला है और ये मेरे पास नीचे आ रही है लोकल स्टोरेज। इसको मैं थोड़ा सा कम जूम करता हूँ, यहाँ पे लोकल स्टोरेज, इसको ओपन किया तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। जो मेरा ऊपर URL ओपन है इसकी स्टोरेज, इसको ओपन किया तो मेरे पास आ गया नेम और बापर। जो मैंने ऊपर यहाँ पे स्टोरेज के अंदर डाटा स्टोर किया, इधर मेरे पास प्रिंट हो गया। अब इसको गेट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम के अंदर सिंपली मैं इस की का नेम लिख देता हूँ। की मेरे पास है, नेम सेव किया, मेरे पास इसका नेम यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इस डाटा को रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और रिमूव आइटम के बाद मैं यहाँ पे इसको दे दूँगा नेम, मतलब जिस की को मैं रिमूव करना चाहता हूँ। सेव किया तो वो वाली की जो है मेरे पास यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद अगर मेरे पास ज़्यादा डाटा मौजूद है और इसको मैंने क्लियर करना है, यहाँ पे लिखूँगा लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, तो मेरे पास सारा डाटा जो है वो क्लियर हो जाएगा जो भी मेरे पास इसके अंदर मौजूद होगा। तो इस तरह से ये आपके जो 3 मेथड हैं, इसकी मदद से आप लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा को सेट कर सकते हो, फिर उसको आप गेट कर सकते हो, फिर आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। अब इसके एंड पे हम इसके साथ एक प्रोजेक्ट भी करेंगे जिसके अंदर हम कंप्लीट करंट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे जावास्क्रिप्ट लोकल स्टोरेज के थ्रू। अब एक और हमारे पास स्टोरेज होती है जिससे हम बोलते हैं सेशन स्टोरेज। सेशन स्टोरेज भी सेम तरह से काम करती है। उसके लिए आप यहाँ पे लिखते हो सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम के अंदर आप यहाँ पे नाम दो और फिर यहाँ पे इसको वैल्यू दे दो। मैं यहाँ वापर दे सेव किया तो मेरे पास यहाँ पे एक लोकल स्टोरेज और सेकंड नंबर में मेरे पास आ रही है सेशन स्टोरेज। इसको ओपन किया तो ये मेरे पास सेशन स्टोरेज आ गई, नेम और बाबर। अब उसके बाद मैं अगर इसके डाटा को गेट करना चाहूँ तो वो भी मेरे पास सेम मेथड है। मैं यहाँ लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद यहाँ पे सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और गेट आइटम के बाद मैं इसको दे दूँगा यहाँ पे इसका की नेम, सेव किया, मेरे पास इसका जो है वो वैल्यू प्रिंट हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे मैं इसके अंदर जो टोकन है वो भी सेट कर सकता हूँ। अक्सर आपने वेबसाइट के ऊपर देखा होगा कि जब एक दफ़ा हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और लॉगिन कर लेते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर,
और अगेन हम ब्राउज़र को क्लोज़ कर देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली वहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं और अगेन हमें लॉग इन करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें क्या किसकी मदद से स्टोर होती हैं? वो स्टोर होती हैं सेशन स्टोरेज की मदद से। और कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसके ऊपर हम एक दफ़ा लॉग इन कर लें तो जब तक हम लॉग आउट ना करें तो हम लॉग इन ही रहते हैं। जिस तरह से यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, एक दफ़ा हम लॉग इन कर लें तो हम लॉग इन ही रहते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोकल स्टोरेज का। अब सेशन स्टोरेज के साथ अगर मैं डाटा को एरे के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ या स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवाना चाहता हूँ तो इसको मैं किस तरह से करूँगा? यहाँ पे होगा लोकल सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम और यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे सेशन टोकन और टोकन इसका मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉमा लगा के ABC ऑन 1 2 3 सेव किया तो मेरे पास ये वाला जो टोकन है वो स्टोर हो गया। अब अगेन यहाँ पे दे देता हूँ सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम और जब मैं किसी कार्ड की डिटेल जहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपल ये दूंगा सेट आइटम और कार्ड और फिर यहाँ पे कॉमन लगा के जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई और स्ट्रिंगीफाई के अंदर मैं यहाँ पे डाटा दे दूंगा ऑब्जेक्ट्स के अंदर। यहाँ पे आइटम और आइटम्स को मैंने इक्वल कर दिया और इसके अंदर मैंने एरे दे दिया आइटम 1, फिर कॉमा लगा के यहाँ पे आइटम 2 और फिर कॉमा लगाया यहाँ पे आइटम 3 और फिर यहाँ पे कॉमा लगा दिया आइटम 4। अब सेव करेंगे और ये मेरे पास सारा जो डाटा वो यहाँ पे स्टोर हो गया। अब इसको गेट करना हो, इसको रिमूव करना हो तो हमारे पास सेम जो मेथड हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे वही मेथड यहाँ पे इस्तेमाल होंगे जो हमने लोकल स्टोरेज के ऊपर अप्लाई किए। अब इसकी मदद से हम प्रोजेक्ट्स करते हैं और उस प्रोजेक्ट्स के अंदर हम इसको इन डेप्थ जाके डिस्कस करते हैं। जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में हम प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ लोकल स्टोरेज को इस्तेमाल करते हुए CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। ये हमारे पास एक फॉर्म है जिसके अंदर हमारे पास इंटर नेम, इंटर ईमेल आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई भी नेम इंटर करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ बाबर और ईमेल यहाँ पर ऐड करता हूँ babar@gmail.com और जैसे ही मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ये आइटम हमारे पास ऐड हो जाएगी। इस तरह से मुझे कोई सेकंड आइटम ऐड करनी है तो यहाँ मैं सेकंड आइटम को ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं कर देता हूँ answer@gmail.com और जैसे मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ये भी हमारे पास ऐड हो जाएगी। अब इसको अगर मैंने अपडेट करना है तो अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये वाला डाटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और बाबर की बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ बाबर अली और जैसे मैं अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा ये डाटा हमारे पास अपडेट हो जाएगा। उसके बाद अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो डिलीट बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये डाटा डिलीट हो जाएगा और ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कि डाटा हैज़ बीन डिलीटेड। तो इस तरह से हम प्योर जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हुए एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। CRUD ऑपरेशन को सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम इसके लिए लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे होगे तो आप शॉपिंग कार्ट फंक्शनैलिटीज़ लगाते हो तो उसके लिए भी आप लोकल स्टोरेज का ही इस्तेमाल करते हो। तो इसको आपने अच्छे से सीख लेना है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, अब CRUD ऐप को बनाने के लिए आपने 3 फाइल्स लेनी है, index.html, style.css और script.js। index.html के अंदर आपने HTML कोड लिखना है। इसके अंदर हम सबसे पहले एक डिव लेंगे, उसको क्लास आपने लगा देनी है नोटिफाई। इसके अंदर हमने अपने नोटिफिकेशन को स्टोर करना है। उसके बाद एक और डिव लेंगे, उसको हमने क्लास लगा देनी है फॉर्म। इसके अंदर हमारी फॉर्म की फील्ड्स होंगी जिसमें हमारे पास इनपुट का टैग होंगे, टाइप इसकी होगी हमारे पास टेक्स्ट और उसके बाद इसकी हम देंगे इसको आईडी हम इसको देंगे यहाँ पे नेम क्योंकि इसके अंदर हमने नेम को स्टोर करवाना है। उसके बाद प्लेस होल्डर के अंदर हम जस्ट लिखेंगे नेम और आगे डॉट लगा देंगे और लास्ट पे हमारे पास होगी इसकी ऑटो कंप्लीट फंक्शनैलिटी की, ऑटो कंप्लीट हो कि ना हो तो हम ऑटो कंप्लीट इसका ऑफ लगा देंगे और लास्ट में हम इसको क्लोज कर देंगे। तो ये एक हमारे पास इनपुट का टैग लग गया। उसके बाद इसको आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। इसकी टाइप आपने कर देनी है ईमेल और सेकंड के अंदर चूंकि हमने ईमेल को गेट करना है तो इसकी आईडी भी हम कर देंगे ईमेल और इसके प्लेस होल्डर के अंदर भी जहाँ पे नेम आ रहा है वहाँ पे हम कर देंगे ईमेल और इसके अंदर भी हम डॉट लगा देंगे। अब इसके नीचे हमने 2 बटन के टैग लेने हैं, एक के अंदर हमने ऐड करना और एक के थ्रू हमने अपडेट करवाना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे बटन का टैग लेंगे, यहाँ पे बटन का टैग और इसके अंदर हम वैल्यू देंगे इसको ऐड या आप इसको सेव दे सकते हो। इसको हम दे देते हैं सेव और इसको हम यहाँ पे एक क्लास या आईडी लगाएंगे, क्लास इसको लगा देंगे सेव और सेम इसको हम आईडी भी लगा देंगे सेव क्योंकि इसके थ्रू हमने डाटा को सेव करना है। अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और नीचे वाले को आपने लगा देनी है क्लास भी अपडेट
और आईडी भी आपने लगा देनी है अपडेट। इसके थ्रू हमने डाटा को अपडेट करना है। इसके अंदर आप टेक्स्ट भी दे दो अपडेट। सेव किया। अब इसको अगर आप वेब पेज के अंदर चेक करो तो ये आपके पास 2 इनपुट के टैग आ गए और साथ में आपके पास 2 बटन के टैग्स आ गए। इसको मैंने लाइव प्रीव्यू के साथ ओपन किया हुआ है, इसलिए मेरे पास उसी वक्त रिजल्ट आ गया। तो आपने भी VS कोड के अंदर जब फाइल बना लेनी है, उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना और आपके पास आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर। तो ओपन विद लाइव सर्वर के साथ आपने इसको ओपन कर लेना। उसके बाद आपने आ जाना है स्टाइल और CSS के अंदर। स्टाइल और CSS के अंदर आप इसका CSS का कोड लिखोगे। तो इसमें आप सबसे पहले स्टार मार्क लगा के मार्जिन पैडिंग 0, ये हर CSS फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। मार्जिन 0 और यहाँ पे पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ये आपके ना बाय डिफ़ॉल्ट आपने ऑलमोस्ट हर एलिमेंट के ऊपर लगाने होते हैं, तो इसलिए इसको आप स्टार मार्क लगा के पहले ही सेट कर देना है। जिस स्टाइल नन और इसके नीचे आपने लेना बॉडी का टैग और बॉडी के ऊपर आपने कोई भी फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपने जो लगानी है वो आपने गूगल फॉन्ट्स के थ्रू गेट करनी है। गेट करने के बाद आपने इसको यहाँ पे सेट करना है। तो इस तरह से आपने इसको लगा दिया। उसके बाद आपने जो हमारे पास फार्म की डिव है, ये वाली फार्म वाली डिव, इसको आपने स्टाइल करना है। स्टाइल और CSS के अंदर आए और इसको यहाँ पे हम लगाएंगे डॉट फार्म। फार्म के अंदर इसको हम विड्थ लगाएंगे 100% और इसको हम लगाएंगे यहाँ पे मार्जिन इसको हम लगाएंगे 10 पिक्सल और ऑटो। इससे क्या होगा कि टॉप और बॉटम से तो 10 पिक्सल ये हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, लेकिन ऑटो की मदद से होगा लेफ़्ट और राइट से ये सेंटर में आ जाएगा। और टेक्स्ट लाइन इसका हम कर देंगे यहाँ पे सेंटर, कि ये भी सेंटर में आ जाए और इसका जो टेक्स्ट है वो भी सेंटर में आ जाए। अब डॉट फार्म जो हमारे पास है, इसके अंदर जितने भी इनपुट के टैग लगे हुए हैं इनको हमने यहाँ पे पैडिंग लगा देनी है। पैडिंग इसको हम लगाएंगे यहाँ पे 5 पिक्सल, बल्कि इसको हम 8 पिक्सल लगाएंगे टॉप और बॉटम से और लेफ़्ट राइट से 5 पिक्सल। अब इसको यहाँ पे और थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। इसमें हम इसकी आउटलाइन ऑन कर देते हैं, आउटलाइन नन, और उसके बाद इसको हम देंगे टेक्स्ट, बल्कि टेक्स्ट भी इसको हो गया, इसको हम देंगे विड्थ इसको हम स्पेसिफिक दे देंगे 300 पिक्सल। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक से भी सेट कर सकते हो। अब इसको चेक करेंगे तो ये हमारे इनपुट जो है वो स्टाइल होगी। अब इसके बाद हमारे पास बटन के टैग्स हैं, तो बटन के टैग को हम स्टाइल करेंगे। तो उसके लिए भी हम डॉट फार्म का टैग, फार्म के अंदर जितने भी बटन के टैग्स हैं, और इसको हम यहाँ पे लगाएंगे पैडिंग के अंदर हम लगाएंगे 10 पिक्सल और 15 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर इसको हम कर देंगे यहाँ पे नन, कि इसका जो बॉर्डर है वो कोई भी ना हो। और उसके बाद बॉर्डर रेडियस उसको हम लगाएंगे 5 पिक्सल। और फिर हम लगाएंगे कर्सर इसको हम लगा देंगे यहाँ पे पॉइंटर। और फिर हमने इसको लगा देनी है प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर इसको आप लगा दो ब्लैक वाला, या आप कोई भी सेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। और उसके बाद कलर फॉन्ट कलर इसको हम कर देंगे यहाँ पे वाइट। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं तो ये बटन हमारे पास स्टाइल हो गए। और ये पैडिंग इसकी हम करेंगे यहाँ पे 10 पिक्सल, ये हमारी होगी 1 पिक्सल। इस वजह से ये अच्छे से स्टाइल नहीं हो रहे थे। तो ये बटन हमारे पास हो गया स्टाइल। उसके बाद जो सेकंड बटन है हमारे पास अपडेट वाला, इसके ऊपर आपने कलर जो है वो और लगा देना। और जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर आपने कलर जो है और लगा देना है, क्योंकि हमने इसको डिफ्रेंशिएट भी करना है कि सेव के लिए अलग है और जो हमारे पास अपडेट है उसके लिए अलग है। तो यहाँ पे हम करेंगे सिलेक्ट डॉट फार्म को। फार्म के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे बटन के टैग को, और बटन के टैग कौन सा जिसके अंदर हमने क्लास लगाई हुई अपडेट, और उसको हम बैकग्राउंड लगा देंगे। बैकग्राउंड इसको आप कोई भी चेंज करके लगा सकते हो। मैं इसको लगाऊंगा 036, हमारे पास इसका कोड है C59। सेव किया और इसको चेक करेंगे तो ये बटन हमारे पास स्टाइल हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा कलर और लग गया, बाकी उनके ऊपर कलर थोड़ा सा और है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इसके नीचे लेना है टेबल का टैग, इसके अंदर या इसके बिल के नीचे यहाँ पे आपने लेना टेबल। इसको कमेंट कर दो टेबल, और यहाँ पे आप जस्ट एक टेबल का टैग लगा दो। अब जो इसके अंदर डाटा है, डाटा हमारे पास आएगा जावास्क्रिप्ट फाइल के थ्रू, क्योंकि हमने यहाँ से डाटा लेना है। मतलब जो हम डाटा स्टोर करवाएंगे लोकल स्टोरेज के अंदर, उसको हम गेट करेंगे। गेट करने के बाद इस टेबल वाले पेज के अंदर शो करवा देंगे, टेबल वाले सेक्शन के अंदर। तो इसलिए इसको आपने अभी इग्नोर कर दो, इसको हम बाद में थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है नोटिफाई, ये हमारे पास आ रही है ना डिव नोटिफाई। इसको स्टाइल कर लेते हैं, क्योंकि हमने मेन टेक्स्ट उसके अंदर लिखना है कि डाटा ऐड हो गया, अपडेट हो गया या डिलीट हो गया। तो यहाँ पे नोटिफाई, और इसको हम क्लास लगाएंगे नोटिफाई को हम टेक्स्ट लाइन सेंटर, और फिर इसको हम लगाएंगे विड्थ इसके हम कर देंगे 100%। और कलर इसका हम कर देंगे यहाँ पे इसको वाइट, और फिर मार्जिन इसको हम करेंगे 0 और ऑटो।
उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे इसको पैडिंग इसको हम थोड़ी सी सेट कर देंगे 40 पिक्सल, ताकि थोड़े से हमारे पास अच्छे से ये इसकी विड्थ हमारे पास एक्सपैंड हो। फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम करेंगे 28 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर के अंदर हम ये इसको ग्रीन वाला लगा देंगे जो हमने ऊपर इसको सेट किया, सेव किया। अब इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास इसका हेडर सेट हो गया, जिसके अंदर हमारे नोटिफिकेशन आएंगे और ये हमारे पास 2 इनपुट के टैग्स हो गए और साथ में सेव और अपडेट। तो यहाँ तक तो आपका HTML और CSS का ऑलमोस्ट कोड कंप्लीट हो गया। बाकी जब हम टेबल लगाएंगे तो उसको हम बाद में स्टाइल कर लेंगे। अब आपने आ जाना script.js के अंदर। script.js के अंदर जितनी भी आपके स्क्रिप्ट का कोड है वो आपने लिखना है, जिसमें आपके पास जितने भी बटन्स हैं, सेव BTN वाला आपके पास है, नेम इनपुट, उन सब को आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कांस्टेंट सेव BTN इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, चाहे आप क्वेरी सिलेक्टर इस्तेमाल कर लो या आप इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कर लो। तो सेव BTN जो हमने क्लास लगाई हुई इसको हमने क्लास लगाई हुई या सॉरी ID इसको हमने लगाई हुई या सेव, तो हम इस सेव को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम सेट करेंगे सेव। अब जब भी आपने क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करना होता है तो जिस तरह से आप CSS सिलेक्टर लगाते हो, CSS सिलेक्टर के थ्रू आप अगर आपने ID को गेट करना तो आप हैश इस्तेमाल करते हो, अगर आपने क्लास को स्टाइल करना तो आप डॉट का इस्तेमाल करते हो। अब हमारे पास चूँकि ID है तो हमने यहाँ पे हैश का इस्तेमाल इसलिए किया है। उसके बाद हमने क्या करना है कि जितनी भी इनपुट्स हैं कांस्टेंट हमारे पास आ रही है नेम इनपुट, इसको हम वेरिएबल के अंदर ले लो। अब ये एक आपने चीज़ देखी होगी, मेरे पास ना ये ऑटो कंप्लीट लाइन आ रही है, ये एक टैब 9 प्लगइन है, AI फंक्शन है उसके अंदर, ये आपके कोड को ऑटो कंप्लीट कर देता है। क्योंकि मैं इसमें ऑटो कंप्लीट कोड करूँगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको 1 बाय 1 और लाइन बाय लाइन चीज़ें समझानी है और ये हमेशा करेक्ट भी नहीं होता। ये आप तभी इस्तेमाल करना जब आपके पास कोडिंग एक्सपीरियंस हो, अदरवाइज़ अगर आप स्टार्ट में हो तो आप इसको इस्तेमाल करोगे तो आप इसमें स्टक हो जाओगे। और ये जितने भी आपके कोडिंग के वाले से प्लगइन्स हैं ना, AI वगैरह जितने भी हैं, वो आपके तभी काम आते हैं जब आपको ऑलरेडी कोडिंग आती है। अदरवाइज़ आप कोडिंग जो है वो डायरेक्ट AI से नहीं सीख सकते, इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसके अंदर हम जो नेम है उसको सिलेक्ट करवा लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको देंगे ID नेम और सेम इस तरह से ईमेल। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई ईमेल इनपुट, तो यहाँ पे हम करेंगे ईमेल इनपुट और यहाँ पे हमने ईमेल वाली जो इनपुट है उसको ID लगाई हुई ईमेल, तो हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे। तो अब ईमेल भी हमारे पास वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, नेम भी हो गया और सेव BTN भी हो गया। उसके बाद हमारे पास टेबल है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट टेबल लगा के टेबल को भी इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे टेबल को, ठीक हो गया। अब टेबल के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे नोटिफिकेशन के लिए नोटिफाई को, तो कांस्टेंट नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन के अंदर हम सेलेक्ट कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर नोटिफिकेशन। हमारे पास क्लास है नोटिफिकेशन नहीं, हमारे पास क्लास है नोटिफाई, तो मैं यहाँ से नोटिफाई वाली क्लास को कॉपी करूँगा और इसके अंदर इसको पास कर दूँगा, ठीक हो गया। उसके बाद एक और आपने कांस्टेंट लेना है, इसको आपने नाम देना स्टूडेंट्स, या इसके अंदर आप कोई भी डाटा देना चाहो, जिस भी एरे के अंदर इसको आप स्टोर करवाना चाहो वो आपने देना है। तो मैंने चूँकि इसको स्टूडेंट नाम के साथ सेव करवाना है तो इसलिए मैं इसको एक खाली एरे दूंगा। उसके बाद एक आपने लेट लेना है और उसको आप यहाँ पे वैल्यू दे दो करंट इंडेक्स, इसके अंदर आपने इंडेक्स गेट करना है और इसका आप वैल्यू कर दो नल, कि अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नल हो, जब इसके अंदर डाटा आएगा तब हम इसे शो करवा लेंगे। तो ये आपकी कुछ बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स थी वो आपने कंप्लीट कर लेनी है, जिसके अंदर आपके पास जितने भी वो बटन्स हैं, वो इनपुट्स हैं जिनके ऊपर आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना है, उनको आपने अलग से वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेना, ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे एक कमेंट लगाते हैं कि सेव या ऐड फंक्शन। इसके अंदर हमारे पास बटन लगा हुआ है सेव BTN, तो हम यहाँ पे सेव BTN को गेट करेंगे, इसके ऊपर एक इवेंट लगाएंगे डॉट ऐड इवेंट लिस्नर और इवेंट इसके ऊपर लगाएंगे क्लिक का, कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए देन क्या करो, देन हमारे पास एक एरो फंक्शन चल जाए और एरो फंक्शन के अंदर हम बाकी सारी फंक्शनैलिटीज़ की लिखेंगे। तो जब इसको हम लगाएंगे सबसे पहले हम कांस्टेंट लेंगे और नेम इनपुट की वैल्यू इसको गेट करेंगे और उसके बाद सेम हम जो ईमेल है उसको गेट करेंगे कांस्टेंट ईमेल और ईमेल को हम नेम जो हमारे पास ईमेल इनपुट वैल्यू उसको हम स्टोर करवा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले चेक कर लेते हैं कंसोल के अंदर कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब नेम को यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे कोई भी हम इसके अंदर वैल्यू देंगे नेम वाली फील्ड के अंदर और कंसोल में आते हैं और सेव के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है फंक्शन हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। और इसको यहाँ से भी डिलीट कर दो क्योंकि हमने इसको स्टोर करवाना है।
उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ऊपर आपने एरे लिया था स्टूडेंट्स वाला, आपने यहाँ पे इसको लगाना है और इसको आप यहाँ पे लगाओगे स्टूडेंट्स डॉट पुश। इस डाटा को आप पुश कर दो और पुश आप इसको करो ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लगाया और इसके अंदर आपने नेम और ईमेल दोनों को पास कर दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद इसको हमने स्टोर करवाना है लोकल स्टोरेज के अंदर, तो मैं यहाँ पे करूँगा लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। इसके अंदर आइटम्स को सेट कर दो, किस नेम के साथ, स्टूडेंट के साथ। और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, स्ट्रिंगीफाई का मतलब होता है कि जब आपके पास मल्टीपल डाटा हो, अगर आपके पास सिंगल एलिमेंट होगा देन आप जस्ट इसको लगाओगे सेट आइटम, लेकिन जब आपके पास ज़्यादा डाटा है और जेसन फॉर्मेट के अंदर है तब आप इसको लगाओगे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। जो भी आपका जेसन का डाटा आ रहा है उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और इसके अंदर स्टोर करवा दो। अब इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद इसकी नीचे हम एक और इसको फंक्शनैलिटी लगाएंगे कि नेम इनपुट की वैल्यू भी इम्प्टी हो जाए और ईमेल इनपुट की वैल्यू जो है वो भी इम्प्टी हो जाए। मतलब जब आपका फॉर्म फिल होगा, फॉर्म फिल होने के बाद इनकी वैल्यूज़ खाली हो जाएंगी, हमारे पास इनपुट जो है वो खाली हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कोई भी डाटा देंगे, इसको मैं दे देता हूँ बाबर और यहाँ पे babar@gmail.com और इसको हम करेंगे यहाँ पे सेव। सेव किया। अब ये इनपुट हमारी खाली होगी। अगर हम यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आएँ और फिर आए एप्लीकेशंस के ऊपर, एप्लीकेशन पे आने के बाद ये हमारे पास लोकल स्टोरेज है तो ये डाटा हमारे पास यहाँ पे स्टोर हो गया। अब यहाँ पे सेकंड वैल्यू देता हूँ, सेकंड वैल्यू इसको मैं देता हूँ अली और यहाँ पे देते हैं ali@gmail.com। अब इसको करते हैं यहाँ पे सेव, तो ये हमारे पास अली वाला भी स्टोर होगा। अगर इसको रीलोड करेंगे तो ये डाटा हमारे पास मौजूद रहेगा। अब ये हमने इसके थ्रू डाटा को सेव करवा दिया। अब ये जो हमारे पास आ रहा है ना, अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी लगा देते हैं कि नोटिफिकेशन वाली जो डिव है उसके इनर HTML के अंदर डॉट इनर HTML हमारे पास आ जाए कि डाटा हैज़ बिन एडेड, डाटा हैज़ सक्सेसफुली एडेड, यहाँ पे एडेड, ठीक हो गया। सेव किया। अब यहाँ पे कोई भी आइटम हम ऐड करेंगे, हम यहाँ पे देते हैं रमज़ान और रमज़ान@gmail.com या आप जो भी इसको वैल्यू देना चाहो और सेव करेंगे। ये हमारे पास आ गया डाटा हैज़ सक्सेसफुली एडेड। तो ये हमारा ऐड फंक्शनैलिटी काम कर गई। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इस डाटा को गेट करके नीचे हमें शो भी तो करवाना है। अब डाटा को गेट करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे, उसको हम नाम देंगे गेट डाटा और गेट डाटा फ्रॉम लोकल होस्ट, लोकल स्टोरेज जो भी आप लिखना चाहो आपने कॉमेंट लाजमी लगा देना ताकि ये आपको याद रहे, लोकल स्टोरेज। और उसके बाद आपने यहाँ पे कांस्टेंट लेना है, इसको हम नाम दो गेट डाटा और गेट डाटा और यहाँ पे हम लेंगे इसको अगेन छोटे ब्रैकेट्स, फिर हम यहाँ पे इसको कॉल कर लेंगे। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि लगानी है कांस्टेंट और कांस्टेंट के अंदर आपने लिखना है डाटा। अब ये डाटा चूँकि हमारे पास है जेसन फॉर्मेट के अंदर तो हम यहाँ पे लिखेंगे जेसन और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे पार्सर। पार्सर के अंदर हम देंगे इसको वैल्यू हमने इसकी क्या देनी है कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज से डाटा गेट करो कौन सा, जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स लगाओ। हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम से नीचे सेव करवाया डाटा, तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट से इसको गेट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे इसके ऊपर एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर हमारे पास डाटा मौजूद होता है देन हमारे पास ये फंक्शन चला दो। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास टेबल टैग है डॉट इनर HTML, इसके अंदर जितना भी इसका इनर HTML कोड है वो सारा ख़त्म कर दो। ऑलरेडी भी हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी अगर कोड मौजूद होता है तो आप इसको ख़त्म कर दो। उसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे एक फॉर ईच लूप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा डॉट फॉर ईच और यहाँ पे फॉर ईच डाटा। आपको मैं एक चीज़ ना लाइन बाय लाइन सिखाना चाहता हूँ। फॉर ईच ऑटो कंप्लीट इसको करने लग जाता है तो मुझे ऑटो कंप्लीट फिलहाल नहीं चाहिए। फॉर ईच, अच्छा चलो इसको करने दो यार, ये उसी वक्त कर देता क्योंकि एक्सटेंशन लगी हुई है ना। तो यहाँ पे डाटा डॉट फॉर ईच के डाटा जो एरे है इसके अंदर जितना भी डाटा उसके हर एक एलिमेंट के ऊपर ये एलिमेंट आपने दे देना है। और सेकंड इसको आपने वैल्यू दे देनी है इंडेक्स और यहाँ पे इसको कर देना क्लोज, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम डाटा इसको भी यहाँ पे हम दे देंगे एक और बड़ी ब्रैकेट्स और इसको भी यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे ब्रैकेट्स के साथ, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक ब्रैकेट आ गई फॉर ईच की है, ये दो ब्रैकेट्स हैं ये हमारे पास आ गई एरो फंक्शंस की। अब उसके बाद ये जो एलिमेंट है इसको आप नाम दे दो स्टूडेंट्स के नाम से ताकि ये हमें गेट करना ये आसान हो। उसके नीचे आप एक और कांस्टेंट लो, कांस्टेंट को आप दो TR का टैग, हम यहाँ पे एक एलिमेंट क्रिएट कराएंगे। तो यहाँ पे लिखूँगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और एलिमेंट के अंदर हम पास कर देंगे TR का टैग कि हमें एक TR को क्रिएट करना है। उसके
उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे टीआर के अंदर डॉट इनर HTML, उसकी HTML के अंदर हमने ये कुछ कोड प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे हम लेंगे बैकटिक्स के अंदर हम लगाएंगे TDs के टैग, और TDs के अंदर हम इनके नेम्स और ईमेल उनको प्रिंट करवा देंगे। तो इसको यहाँ से मैं कट करके यहाँ पे लिख देता हूँ। और उसके बाद ये जो टीआर का टैग है इसको आपने टेबल टैग के अंदर अपेंड कर देना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल टैग डॉट अपेंड चाइल्ड, उसके अपेंड के अंदर अपेंड चाइल्ड कि जो हमारे पास टीआर का टैग है इसका अपेंड कर दो। अब ये जो टीआर का टैग है टेबल टैग के अंदर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसको चेक करें, अच्छा अभी हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने इसको कहीं पे गेट लगाया नहीं, फंक्शन को गेट डाटा को हमने कहीं पे लगाया नहीं, तो उसका बिल्कुल लास्ट पे जाके लगा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं इनिशियलाइज गेट डाटा, या आप रेंडर डाटा कर सकते हो। सेव किया तो ये हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो रही हैं। बाबर भी आ गया और साबर भी आ गया। अब यहाँ पे हमें सिर्फ नेम नहीं चाहिए, हमें ईमेल भी चाहिए, तो यहाँ पे हम ईमेल को भी प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे ईमेल भी प्रिंट हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक और इसके अंदर आप लो एक TD का टैग, और यहाँ पे आप लो एक TD और इसको कर दो यहाँ पे क्लोज, फिर इसको कॉपी पेस्ट कर दो। अब इस TDs के अंदर एक आपने लेना बटन का टैग डिलीट के लिए, और एक आपने लेना है आपने एडिट के लिए। तो यहाँ पे बटन, इसके अंदर हम टेक्स्ट देंगे डिलीट, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्लोज। ठीक हो गया। और इस बटन को आप यहाँ से कॉपी करो और इसके नीचे लगा दो, इसके अंदर लगा दो। अब इसको तो ये हमारे पास दो बटन के टैग भी आ गए। अब डिलीट वाले के ऊपर आप क्लास लगाओ इसको, और क्लास इसको लगाओ आप यहाँ पे del_btn। ठीक हो गया। और इसके ऊपर एक लगाओ ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक के ऊपर आप इसके ऊपर एक फंक्शन लगा दो। फंक्शन हम इसके ऊपर लगा देंगे यहाँ पे डिलीट बटन के डिलीट, तो यहाँ पे हम लगाएंगे delete_form या आइटम, जो भी आप करना चाहो यहाँ पे। अब डिलीट फॉर्म के अंदर आप क्या करोगे, इसका इंडेक्स दोगे, तो यहाँ पे हम इसका इंडेक्स नंबर पास कर देंगे, ये वाला इंडेक्स। तो जो भी इसका इंडेक्स नंबर होगा वो इसके अंदर पास हो जाएगा। अब सेम ये वाली फंक्शनैलिटी यहाँ से आप कॉपी करो ऑन क्लिक वाली, और ये जो आपके पास सेकंड वाला आ रहा है डिलीट, इसके अंदर आप टेक्स्ट कर दो अपडेट, और यहाँ पे आप लगा दो ऑन क्लिक डिलीट फॉर्म, और डिलीट फॉर्म की जगह आप यहाँ पे कर दो इसको एडिट फॉर्म, और यहाँ पे हमने एडिट लगाना है क्योंकि अपडेट अभी नहीं कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं एडिट, और इसका भी ईच कर देते हैं स्मॉल। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लगा देंगे इसके ऊपर एक क्लास भी, यहाँ पे सेम तरह से क्लास इसको हम लगाएंगे जिस तरह से हमने पहले वाले को लगाई है डिलीट BTN, तो इसको हम सेट करेंगे यहाँ पे अपडेट BTN। तो यहाँ पे लिखेंगे यूपी मतलब update_BTN, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको क्लोज। तो ये हमारे पास दोनों लग गए। अब ये जो फंक्शन है डिलीट फॉर्म और एडिट फॉर्म, इसको हमने कहीं पे भी सेट नहीं किया, तो हम नीचे डिलीट फॉर्म और एडिट फॉर्म दोनों को लगा लेते हैं। तो इसको हम इसके ऊपर लगाएं या नीचे लगाएं, बल्कि इसको हम यहीं पे लगा लेते हैं, या हम सेव के नीचे लगा देते हैं। यहाँ पे अब इसको लगाना चाहो, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करके लिखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिलीट फॉर्म के लिए, तो यहाँ पे हम फंक्शन लगाएंगे फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम इंडेक्स वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे इंडेक्स, और यहाँ पे अब ये जो फंक्शन फर्स्ट वाला है इसके ऊपर हम लगाएंगे डिलीट वाली फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे मैं डिलीट फॉर्म को कॉपी करूँगा, और यहाँ पे हमने लगा दिया डिलीट फॉर्म फंक्शन। अब सेम तरह से हमें फंक्शन चाहिए एडिट फॉर्म के लिए, तो एडिट फॉर्म को भी कॉपी करता हूँ, और इसके नीचे कमेंट कर देंगे एडिट फॉर्म, और एडिट फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर एडिट फॉर्म, और यहाँ पे इंडेक्स, और इंडेक्स के, और उसके बाद इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इसको सेव किया, अब इसको चेक करेंगे तो हमारे पास दोनों फंक्शन भी आ गए। अब हमारे पास कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब तब तक हम ये जो बटन्स हैं, जो टेबल टैग है, इसके अंदर जो बटन है उनको स्टाइल कर लेते हैं। तो उसके लिए मेरे पास कोड पहले से आई थिंक मैंने लिखा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आपके पास सोर्स फाइल के अंदर कोड अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे table.css कर देता हूँ। तो ये मैंने सारा यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर ये अपडेट BTN और डिलीट BTN क्लासेस का फ़र्क हो सकता है, क्योंकि क्लासेस मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। इसकी क्लास मैंने यहाँ पे लगाई हुई है ये अपडेट BTN, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। और फिर हमारे पास है डिलीट BTN, तो ये हमारे पास है, इसके अंदर मैंने क्लास लगाई हुई डिलीट BTN, ये वाली, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसके अंदर भी ये वाली क्लास लगा देंगे डिलीट BTN। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, तो ये बटन हमारे पास स्टाइल हो गया। अब थोड़ा सा इनको सेंटर के अंदर कर लेते हैं,
तो यहाँ पे हम आएंगे स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, डिलीट BTN और टेबल के अंदर ये हमारे पास, और अच्छा ये हमारे पास डिव लगी हुई है टेबल, तो इसको हम यहाँ पे ये जो टेबल वाला डिव है ना, इसको हम यहाँ पे टेबल वाला टैग है, इसको एक हम यहाँ पे टेबल वाले डिव लगा के इसके अंदर लिख लेते हैं। सेव किया और अब इसको चेक करते हैं, तो ये डाटा हमारे पास बिल्कुल सेंटर में आ गया, क्योंकि जो कोड था उसके अंदर मैंने एक डिव लगाई हुई है टेबल वाली, टेबल के अंदर हमने टेबल का टैग लिखा हुआ है टेबल डिव के अंदर, तो ये हमारे पास अच्छे से स्टाइल हो गया। अब ये एडिट और डिलीट, इनको ऊपर हमने फंक्शनैलिटीज़ लगानी है कि जब भी हम डाटा को डिलीट करें तो हमारे पास डाटा डिलीट हो जाए, जब भी हम यहाँ पे एडिट करेंगे तो हमारे पास डाटा फॉर्म के अंदर चला जाए, फिर उसके बाद इसको हम अपडेट कर सकते हैं। अब उसके लिए हम सबसे पहले ये आते हैं एडिट के ऊपर, या पहले हम डिलीट को देख लेते हैं क्योंकि डिलीट आसान है। एडिट जो फंक्शनैलिटी है ना, ये जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो, PHP में काम कर रहे हो या आप कर रहे हो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अपडेट वाली फंक्शनैलिटी थोड़ी सी मुश्किल होती है। मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि इसमें हमने पहले डाटा को गेट करना है, गेट करने के बाद फिर हमने इसको फॉर्म के अंदर शो करवा के फिर डिलीट करवाना होता है, लेकिन डिलीट वाली आसान होती है, जस्ट डायरेक्टली हमने इसको डिलीट करवा देना होता है। अब स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है डिलीट, तो यहाँ पे डिलीट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट डाटा इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्सर, जेसन के अंदर इसको पास कर दो, और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स वाला जो हमारे पास लोकल स्टोरेज की है वहाँ से डाटा को गेट करो। गेट करने के बाद डाटा डॉट स्प्लेस, इसके अंदर आप एक को माइनस कर दो, माइनस इसको किसके साथ करो, इसकी इंडेक्स वैल्यू और 1 के साथ, एक इसके अंदर डाटा जो है एक एलिमेंट रिमूव कर दो, कौन सा, जिसके अंदर हमने इंडेक्स लगाया हुआ है। उसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम स्टूडेंट्स के अंदर डाटा को आप अगेन सेट कर दो, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डॉट डाटा, जो भी इसके अंदर बाकी डाटा बच जाता है उसको आप यहाँ पे सेट कर दो। फिर हम ये नोटिफिकेशन के अंदर आएंगे और नोटिफिकेशन के अंदर आप लिखेंगे डॉट इनर HTML के, इसके अंदर इनर HTML के अंदर में शो करवा दो डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। उसके बाद ये जो गेट डाटा इसको शो करवा दो ताकि रियल टाइम हमारे पास अपडेट भी आ जाए। अब इसको सेव किया, अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। अब जैसे डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ गया डाटा है, डाटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। और ये हमारे पास नीचे रियल टाइम अपडेट भी हो रहा है कि हमारा डाटा एट द रियल टाइम नीचे से डिलीट भी हो रहा है, ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास आ रहा है ना गेट डाटा, ये फंक्शन आपने लगा देना है ऐड के ऊपर भी, कि जब भी हम डाटा ऐड करेंगे तब भी हमारे पास रियल टाइम डाटा शो हो। अब इसके अंदर हम कोई और वैल्यू देता हूँ, मैं इसको अंदर कोई भी और वैल्यू दे के और इसको यहाँ पे मैं चेक करता हूँ @gmail.com इंटर किया, मतलब इंटर नहीं सेव करेंगे तो ये डाटा हमारे पास नीचे आ गया। अब इसके अंदर कोई और वैल्यू दिखते हैं, आई थिंक वो क्लिक सही से नहीं हुआ था इसलिए हमारे पास डाटा जो है वो गायब हो गया वो वाला, ठीक हो गया। अब ये डाटा हमारे पास आ रहा है। अब हमने करना है एडिट, तो जैसे एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे ये डाटा हमारा अपडेट होना चाहिए। अपडेट क्या होगा, पहले एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये डाटा हमारे पास इसी फॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो इसको आपने थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना है क्योंकि इसके अंदर आपके काफ़ी कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारे पास अब एडिट फॉर्म है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको देंगे कॉन्स्टेंट हम इसको यहाँ पर लगाएंगे डाटा इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्सर, डेटा पार्सर करो और इसके अंदर लोकल स्टोरेज कि हमने डाटा को गेट करना है इस इंडेक्स के साथ, ये वाला जो हमारे पास इंडेक्स है इसके साथ हमने इसको गेट करना है। तो करंट इंडेक्स हमने ऊपर एक लगाया था वेरिएबल, इसके नाम लिखेंगे इसको इंडेक्स और फिर हम देंगे नेम वैल्यू और नेम इनपुट डॉट वैल्यू और इसके अंदर हम इसको सेट कर देंगे डाटा इंडेक्स डॉट नेम, कि डाटा का जो भी इंडेक्स बन रहा है इंडेक्स हमारे पास होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 1 2 3 जो भी होगा वो वाली वैल्यू आप नेम इनपुट के अंदर सेट कर दो। सेम तरह से जो आपके पास ईमेल की इनपुट है डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू के अंदर आप डाटा के अंदर जो इंडेक्स है और उसके अंदर जो ईमेल है उसको सेट कर दो। अब सेव करेंगे, अब जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो डाटा है इस फॉर्म से, ये जो डाटा है इस टेबल से इस फॉर्म के अंदर शो हो जाएगा। अगर मुझे आंसर को यहाँ पे शो करवाना है तो एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डाटा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो डाटा है वो इससे यहाँ से गेट करके आप फॉर्म के अंदर शो करवा सकते हो। अब हमने इसको अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए आप, ये हमारे पास था एडिट के लिए, अब अपडेट के लिए हमने यहाँ पे एक बटन स्टोर किया था, आई थिंक ये हमने अपडेट के लिए इसके ऊपर हमने एक आईडी लगाई थी ये वाली, इसको अपडेट, इसको आई थिंक हमने स्क्रिप्ट के अंदर सेव नहीं करवाया, तो हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट के अंदर लेते हैं। कांस्टेंट इज इक्वल टू अपडेट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, या आप इसको कर दो डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर आप इसकी आईडी पास कर दो अपडेट वाली। अभी जो अपडेट है इसके ऊपर आप फंक्शन लगाओगे कि अभी अपडेट के ऊपर हम क्लिक करें तो इसका नाम भी चेंज कर देते हैं यहाँ पे अपडेट BTN, और यहाँ पे नीचे आते हैं, ये हमने डाटा को एडिट किया तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपडेट BTN डॉट हेड इवेंट लिस्टनर, इसके ऊपर इवेंट लगा दो कौन सा कि जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए देन हमारे पास एक फंक्शन काम कर जाए यहाँ पे, और फंक्शन हमारे पास कौन सा हो कि इसके अंदर हमने डाटा को चूँकि अपडेट करवाना है तो यहाँ पे हम कांस्टेंट सेट करेंगे, कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू नेम इनपुट डॉट वैल्यू, यहाँ पे नेम इनपुट डॉट वैल्यू की जो भी उसकी वैल्यू आ रही है, फिर उसके बाद कांस्टेंट और ईमेल जो भी आपके पास ईमेल की वैल्यू आ रही है यहाँ पे ईमेल और डॉट वैल्यू, ठीक हो गया। उसके बाद हम लेंगे कांस्टेंट डाटा जेसन डॉट पार्सर लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम कि आप लोकल स्टोरेज से डाटा को गेट करो, और फिर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ अगर आपका जो करंट इंडेक्स है, करंट इंडेक्स वो आपका होता है नॉट इक्वल टू नल, अगर वो आपके पास नल नहीं होता मतलब उसके अंदर कोई वैल्यू होती है तो वह नल नहीं होगा, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू बिल्कुल खाली है तो वो नल होगा, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद है तो वो नल नहीं होगा। फिर हम इसको देंगे अगर ये हमारे पास नल नहीं होता दैन क्या करो, दैन हमारे पास एक और फंक्शनैलिटी करो चला दो कि करंट जो आपके पास इंडेक्स है, करंट इंडेक्स उसको आप क्या करो अगर आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है देन आप उसकी वैल्यू कर दो 0 एंड क्या करो करंट इंडेक्स इज लेस देन, अगर आपके पास लेस देन होता है डाटा डॉट लेंथ की देन क्या करो देन आप इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी जो है वो चला दो यहाँ पे, और इसको भी यहाँ पे करते हैं क्लोज, ठीक हो गया। अब इस कंडीशन के अंदर आप क्या करो कि जो डाटा है आपका डाटा और उसका जो हमारे पास बन रहा है करंट इंडेक्स और डॉट नेम डॉट वैल्यू उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट कर दो, और हमारे पास जो ईमेल है सेम तरह से ईमेल उसकी भी वैल्यू इस तरह से सेट कर दो कि जो भी उसका करंट इंडेक्स बन रहा है डॉट नेम जो उसकी नेम वाली फील्ड है उसके अंदर ये ईमेल डाटा जो हमारा आ रहा है इनपुट के अंदर वो वाला स्टोर करवा दो, ठीक हो गया। उसके बाद लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, अब अगेन लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा को सेट करो तो इसके अंदर हम सेट डाटा करेंगे, इसके अंदर स्टूडेंट को पास करेंगे जो हमारे पास स्टूडेंट्स वाला हमने लगाया हुआ है डाटा को स्टोर करवाने के लिए लोकल स्टोरेज का नाम स्टूडेंट्स डॉट और उसके बाद कॉमा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डॉट इसके अंदर एक दफ़ा अगेन डाटा को इंटर कर दो। फिर हम नोटिफिकेशन के अंदर लगाएंगे डाटा हैज़ अपडेटेड सक्सेसफुली, और लास्ट में हम जो गेट डाटा है उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अब सेव करेंगे, अब इसके अंदर कोई भी हमने डाटा लिखा हुआ है ये डाटा आ गया, अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाटा हमारे पास अपडेट हो गया। अब इसके अंदर आंसर के बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ आंसरली और यहाँ पे अपडेट किया तो सेम हमारे पास डाटा यहाँ पे नीचे अपडेट हो गया। सेम अगर इसको मैंने एम्प्टी करना है तो यहाँ पे मैं एक और लगा सकता हूँ कि ये जो इनपुट्स की फील्ड है ये मेरे पास एम्प्टी हो जाए। अब सेव करेंगे, अब इसके अंदर कोई भी एडिट कर दें डाटा, अब यहाँ पे करता हूँ बार और अपडेट तो ये डाटा हमारे पास अपडेट हो गया, अपडेटेड सक्सेसफुली। और उसके बाद इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, और अगर हमने कोई न्यू डाटा ऐड करना है तो यहाँ से मैं न्यू डाटा भी ऐड कर सकता हूँ सेम इस तरह से gmail.com और सेव किया तो ये डाटा हमारे पास नीचे आ गया। अगेन मुझे कोई और वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो साबिर, यहाँ पे हम sabir@gmail.com सेव किया तो ये भी हमारे पास नीचे ऐड हो गया। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ एक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हो यूजिंग प्योर जावास्क्रिप्ट एंड लोकल स्टोरेज। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।